अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के बारे में लीगल आर्गूमेंट्स करेंगे। इसलिए कि 3 अक्टूबर को इस एक्ट पर दोबारा सुनवाई है, जो फुल बेंच, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहते हैं, वो सुनवाई करेगा और लाइव टेलीकास्ट यानी नशरियात होगी लाइव उस हेयरिंग की जो इस एक्ट के मुतल्लिक है। और इस एक्ट के मुतल्लिक पिटीशन दायर किए गए हैं कि इस एक्ट को गैर आईनी करार दिया जावे। तो मैंने इसके मुतल्लिक लेटर भी भेजा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे, और वो लेटर हमारे सामने है, तो वो डिस्कस करते हैं। उसमें मैंने लीगल पॉइंट जो है या लीगल आर्गूमेंट दी है कि इन वजूहात की बुनियाद पर ये एक्ट जो पास किया है या ये जो बिल पेश किया है पार्लियामेंट में, ये गैर आईनी है। तो डिस्कस करते हैं। बिफोर चीफ जस्टिस आर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद जो सेंडर या राइटर है उसकी आइडेंटिटी और एड्रेस लिखी जाती है। तो मेन जो सब्जेक्ट है, लेटर अबाउट अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। यहाँ पर मैंने एक्ट और बिल नहीं लिखा है। 2023 एक्ट और बिल क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि एक्ट बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरम ऑर्डर पास कर दिया और इस एक्ट को स्टे कर दिया या इस बिल को। और दूसरी बात ये कि क्या ये बिल पेश हो सकती थी पार्लियामेंट में कि इसको पास किया जाए, यानी इस पर ऑर्डिनरी रजिस्ट्रेशन हो सकती है या नहीं इस मैटर पर। तो ये तो बात मुबहम है कि क्या ये एक्ट बना है या अभी तक बिल के शक्ल में है। लेकिन बज़ाहिर ये है कि इंटरम ऑर्डर है तो एक्ट बना नहीं है। अगर एक्ट बना होता तो उस पर अमल होता। लिहाजा एक्ट हम वैसे नीचे हमने एक्ट का जिक्र किया है, लेकिन अभी तक ये एक्ट बना नहीं है। लेकिन ये दूसरे बंदे की कोई और राय भी हो सकती है, वो कहेगा कि नहीं एक्ट है या कहेगा कि बिल है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद माय डियर लॉर्ड हम्बली सबमिटेड इन फॉलोइंग पॉइंट्स। आई होप दिस कॉरस्पॉन्डेंस फाइंड यू इन गुड हेल्थ। ये दुआया कलिमात के बाद मैंने जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं, हाईलाइटेड किए हैं, तो वो प्रेजेंट करते हैं, उस पर आर्गूमेंट्स करते हैं कि मैंने किन किन वजूहात को जिक्र किया है कि ये एक्ट जो है गैर आईनी है। पॉइंट 1 जो हाईलाइटेड है, आर्टिकल 191 एंड डायरेक्टरी प्रोविज़न। जो आर्टिकल 191 है ये डायरेक्टरी प्रोविज़न है। इसको मैंने जो मेन पॉइंट की हेडिंग है उसमें ही शामिल कर दिया कि बात वाज़ेह हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये आर्टिकल 191 का हेडिंग है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। अब इस हेडिंग के नीचे जो प्रोविज़न है मेन कि क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट रूल बनाए, या ये कि सुप्रीम कोर्ट रूल बना सकता है। वो रूल क्या करेगा? रेगुलेट करेगा उसके प्रैक्टिस और प्रोसीजर को, यानी उसके बिजनेस को, प्रोसीडिंग को। अब जो मेन इशू है वो इस में से है। ये जुमला जो है द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स, यहाँ तक इस में इशू है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है या सुप्रीम कोर्ट के अलावा पार्लियामेंट के साथ भी इख्तियार है। तो मैंने इस पर अपना ओपिनियन और अपनी व्यू दी है, वो ये दैट दिस प्रोविज़न इज़ डायरेक्टरी नॉट मैंडेटरी। यानी यहाँ पर जो में इस्तेमाल हुई है ये डायरेक्शन दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रूल बनाए। यहाँ पर डिस्क्रिशन है, ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट रूल बनाए या बगैर रूल बनाए वो अपना बिजनेस चला सकता है। यानी रूल बनाए बगैर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग कर सकता है। नॉट मैंडेटरी
लाजमी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। यानी मुराद कि सुप्रीम कोर्ट ज़रूर रूल बनाएगा, यहाँ पर लाजिम नहीं कर दिया गया है, बस डिस्क्रिशन डायरेक्शन दी गए है कि वो रूल बनाए। तो मैं हो गया किस लिए? डायरेक्शन के लिए। अगर शेल इस्तेमाल होता तो मैंडेटरी होता। दिस मीन्स दैट इवन इफ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट इस्टेब्लिश मुराद क्रिएट या मेक स्पेसिफिक प्रोसीजरल रूल्स means not compelled to create procedural rules। मुराद ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर प्रोसीजरल रूल ना बनाए तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो रूल बनाए ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल है। मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि वो बनाए तो सही, अगर ना बनाए तो फिर क्या? कैन कंडक्ट इट्स बिजनेस एंड प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन इट्स ओन जजमेंट्स आर ऑर्डर्स। वो अपना बिजनेस और प्रोसीडिंग कंडक्ट चला सकता है अपने फैसले और ऑर्डर के बुनियाद पे। वो क्यों? विच कैरी द फोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट है, केस लॉ है, जजमेंट है, ऑर्डर है, वो फोर्स ऑफ लॉ यानी बाइंडिंग फोर्स है। वो क्या है? बाइंडिंग है, यानी वो लागू होती है कि फिर अगर कोई वर्डिक्ट दिया गया किसी प्रैक्टिस के बारे में या प्रोसीजर के बारे में तो वो सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मातहत अदालतों पर भी बाइंडिंग है। यहाँ तक जो मेरी लीगल ओपिनियन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर रूल बनाए तो बेहतर है, अगर ना बनाए तो इसके बगैर अपना प्रोसीडिंग बिजनेस कंडक्ट कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी के साथ इख्तियार नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो अपने लिए खुद रूल बनाए। Furthermore, it is important to note that the terms shall and may can be interpreted interchangeably in their meaning। यहाँ पर एक अहम नुक्ता है कि जो शेल का टर्म है और मे का टर्म है, ये कई बार मानों में मुतबादल होते हैं, यानी इंटरचेंजेबल। शेल कभी माना देता है मे का और मे माना देता है कभी शेल का। ये कहीं प्रेसिडेंट में जिक्र हुआ है। मुराद ये कि जो जजेस होते हैं वो जज करते हैं कि यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल हुआ है प्रोविज़न में, यानी में इस्तेमाल हुआ है लेकिन ये प्रोविज़न तो बहुत ज़रूरी है, तो वो शेल का माना ले लेते हैं, चेंज कर देते हैं, और कभी शेल को में चेंज कर देते हैं कि ये इतना ज़रूरी प्रोविज़न नहीं है, इसके बगैर भी काम हो सकता है। यही ताबीर जो है ये इंटरप्रेट हुआ है कहीं प्रेसिडेंट केस लॉ में, और ये भी एक्सप्लेन हुआ है कहीं केसेस लॉ में कि में जो है डायरेक्टरी टर्म है और शेल जो है वो मैंडेटरी का माना देता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो हाईलाइटेड है, पार्लियामेंट्स लिमिटेशन एंड अथॉरिटी। पार्लियामेंट के भी हुदूद होते हैं, हद होती है कि यहाँ तक उसका इख्तियार है और इसके अलावा उसका कोई इख्तियार नहीं। That Parliament does not have the authority to make rules for the Supreme Court through ordinary legislation। यानी आम कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकता है। आर्टिकल 70 जो है वो लेजिस्लेशन के मुतल्लिक है कि पार्लियामेंट का काम क्या है कि वो कानून बनाए, कानून साजी करे, लेकिन उसके क्लासेस में बताया गया है कि कानून किस तरह बनाया जाता है और किस मैटर पर वो कानून बना सकता है। तो जो क्लास 4 है वो एक शेड्यूल देता है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि वो इन मैटर्स पर कानून बना सकता है। तो इट्स स्केड्यूल जो है शेड्यूल 4th, वो 4th शेड्यूल दिया गया है आइन के आखिर में, जो 70 आर्टिकल क्लास 4 के रेफरेंस के बुनियाद पे है। इसमें है लेजिस्लेटिव लिस्ट या फेडरल लिस्ट, पहला पार्ट हिस्सा जो है उसमें सीरियल नंबर या एंट्री जो 55 है उसमें बताया गया है जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ ऑल कोर्ट्स। इख्तियार समाहत और इख्तियारात अदालत, जितने भी अदालतें हैं उनके मुतल्लिक कानून साजी कर सकता है पार्लियामेंट, एक्सेप्ट मासिवाए द सुप्रीम कोर्ट के अलावा। With respect to any of the matters in this list, किसी भी उमूर
के मुतल्लिक जो इस लिस्ट में है, यानी जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है, इसमें मैटर्स उमूर दिए गए हैं कि ये भी कानून बना दिया जाए, ये भी कानून बना दिया जाए, तो उसके रोशनी में किसी कोर्ट के इख्तियारात को और इख्तियार समाअत को महदूद करना है। यानी एक अदालत बना दिया बैंकिंग कोर्ट के, वो बैंकिंग के मसाइल सुने, दूसरा बनाया एंटी करप्शन, इसी तरह सिविल कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स वगैरह वगैरह। तो उसमें मैटर जो है उसके हवाले कर दिए और उसको लिमिटेड कर दिया कि इन अदालतों का इतना ही इख्तियार है, इतना ही पावर है, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के। अब मज़ीद सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक बताया जा रहा है, सच एक्सटेंट एज इज़ एक्सप्रेसली यानी सरीहन वाज़ेह तौर पर ऑथोराइज्ड बाई आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक भी कानून साजी कर सकता है पार्लियामेंट, अगर सराहन वजाहत तौर पर आइन में मौजूद हो, आइन ने ऑथोराइज किया हो, एंड द कन्फरिंग यानी ग्रांट दे देना देयर अन ऑफ सप्लीमेंटल पावर्स, एडिशनल पावर्स, और एडिशनल पावर्स भी दे सकता है अगर आइन ने क्या किया हो, ऑथोराइज किया हो। तो यहाँ पर बात वाज़ेह हो गई। वो खलासा ये है, दिस रेफरेंस प्रोहिबिट्स लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स, के यही जो हवाला है ये मना कर देता है कानून साजी को। किसी कौन कानून साजी से मना कर देता है? पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक उसके इख्तियारात समाअत और इख्तियारात के मुतल्लिक। अब ये तो मना कर दिया, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट व्हेन एक्सप्रेसली ऑथोराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मासिवाए तब जहाँ पर आइन में सरीहन मौजूद हो। तो यहाँ पर जो मेन बात चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुतल्लिक बात चल रही है। तो आइन में कहीं ही नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल जो है वो पार्लियामेंट बना सकता है थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन जो है 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो लेजिस्लेशन होता है उसके ज़रिए उसमें अमेंडमेंट करके ये एंट्री नंबर या जो सीरियल नंबर इसको भी वो अमेंड कर सकता है, या आर्टिकल 191 को भी अमेंड कर सकता है। तो अगर हम दोनों आर्टिकल्स और प्रोविज़न को पढ़े, 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल बनाए, और उसमें कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है कि वो ज़रूर बनाए, यानी बनाए बगैर भी वो सुप्रीम कोर्ट के बिज़नेस चला सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रूल बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल जो 1980 में वो बनाए गए हैं। दूसरा जो प्रोविज़न है जो हमने अभी पढ़ा 74, उसका शेड्यूल में जो सीरियल नंबर 55 या एंट्री नंबर 55 है, उसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक तब कानून साजी हो सकती है जहां पर आइन में वाज़ेह मौजूद हो, आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो रूल के मुतल्लिक तो आइन में कहीं पे भी मौजूद नहीं है कि वो पार्लियामेंट का इख्तियार है कि पार्लियामेंट क्या करे, उसके मुतल्लिक कानून साजी करे। तो ये हो गए मेरे 2 लीगल आर्गूमेंट्स के पॉइंट्स, बुनियादी विद हेडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। इसके बाद मज़ीद पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये तो उसका हेडिंग नहीं है लेकिन उसके अंदर ये लिखा है, वेयर इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शेल बी फुली सिक्योर्ड, के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो लिया के आज़ादी को। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, तो असल में 2A जो है ये आर्टिकल है, इसके अंदर एक सेंटेंस लिखी गई है जो मैंने रिप्रोड्यूस कर दी। ये बता रहा है, अंडरस्कोर्स हाईलाइटेड द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, स्पेशल तौर पर अहमियत दे रहा है सिक्योर करना आज़ादी को, अदलिया की आज़ादी को। कंसर्न्स आर राइज्ड दैट द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑफ 2023 could potentially undermine and compromise this independence by allowing Parliament to pass laws interfering with Supreme Court jurisdiction। तो अगर ये एक्ट जो है इसको एक्सेप्ट कर दिया गया
तो ये कंप्रोमाइज़ कर देगा आज़ादी को, अदलिया के आज़ादी को। और किस तरह? क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो बिल पास करेगा, कानून साजी करेगा, जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो मुदाखलत करेगा। फिर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरफेरेंस ही हो गया। तो ये है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि अदलिया क्या हो? आज़ाद हो। और अगर ये एक्ट एक्सेप्ट कर दिया गया तो इस एक्ट के ज़रिए पार्लियामेंट जो है वो अदलिया को कंट्रोल करेगा। इसके बाद अगला जो मैंने पॉइंट लीगल एराइज किया है, लैक ऑफ प्रेसिडेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन। There highlights the absence of precedent in which the Constitution directs an institution to make rules using the term may, and then the legislature enacts rules for it through ordinary legislation. This is seen as potential breach of the separation of powers principle. यहाँ पर यह है कि लैक ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कोई साबिका मिसाल मौजूद नहीं है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, आईन ने किसी इदारे को डायरेक्शन दिया हो कि वो रूल बनाए और उसमें मे का टर्म इस्तेमाल हुआ हो, और फिर क्या जो लेजिस्लेचर है या जो पार्लियामेंट है वो उसके लिए रूल बनाए थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, आम कानून साजी के ज़रिए। तो इसी तरह मिसाल कहीं पे भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर तो ख़ासकर बात हो रही सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक। आइन में कहीं और इदारों के मुतल्लिक भी यही लिखा है कि मेक रूल्स, तो उसके लिए तो पार्लियामेंट ने कभी रूल नहीं बनाए, उस इदारे ने ख़ुद ही रूल बनाए, क्योंकि उस इदारे ने ही वो अपना इदारा ख़ुद चलाना है। और ये कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसको ब्रीच कर दिया गया है, उसकी वायलेशन की गई है, क्योंकि ये तो मुदाखलत ही है। इसके बाद जो अगला लीगल इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिंसिपल्स। द कंसर्न्स center around the principle of the separation of powers, which is fundamental to the democratic system. It is argued that Parliament passing legislation that directly impacts the practice and procedure of the Supreme Court might breach the boundaries between the legislative and judicial branches. तो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है या जो कंट्री होती है, मेन तौर पर सिस्टम में 3 पिलर्स हैं। एक है पार्लियामेंट, दूसरा है जुडिशरी, तीसरा जो है वो एग्जीक्यूटिव या रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पर 2 जो उसमें से पिलर है वो लेजिस्लेटिव और जुडिशल ब्रांचेस के मुतल्लिक बात हो रही है। तो हर एक पिलर या इदारे के अपने अपने हुदूद है। यहाँ पर जो पार्लियामेंट ने जो लेजिस्लेशन की है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतल्लिक, ये क्या है? बाउंड्री को ब्रीच किया है, यानी अपने हुदूद से तजावुज़ किया है और जुडिशल के मामलात में मुदाखलत किया है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है। ये 3 पिलर्स या ये 3 इदारे जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर एक इदारा दूसरे में क्या करेगा? मुदाखलत करेगा, तो फिर ये प्रिंसिपल ब्रीच हो जाएगा, फिर सिस्टम चलेगा ही नहीं। और यहाँ पर जो तजावुज़ किया है तो इसको कहते हैं इट इज़ लेजिस्लेटिव इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट क्यों है? क्योंकि जुडिशल के अंदर इन्होंने मुदाखलत किया है, हेर आइनी और हेर उसूली। by legislative branch or step its authority by attempting to control judicial functions and starts to directly manage or tries to dictate how judges should decide specific cases. It can undermine the separation of powers. तो इसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि जो एक्ट बनाया गया है उसमें तो ये है कि इतने जजेस का बेंच बने, फिर उसमें अपील का भी राइट दिया गया, इंट्रा कोर्ट अपील, और ये बताया गया कि जब अपील होगा तो उस बेंच में जजेस ज़्यादा होंगे। तो ये क्या करना है? डिक्टेट करना है जजेस को
अब जजेस ये जानते हैं कि ये केस जो है ये सिर्फ 2 जजेस सुन सकते हैं, काफ़ी है, और आप कह रहे हैं कि नहीं इसको फुल बेंच सुने, तो ये तो क्या हो गया, डायरेक्टली मैनेज करना हो गया, आप तो उसे कंट्रोल कर रहे हो, तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो क्या हो गया, ब्रीच हो गया, उसकी वायलेशन हो गई, वो तोड़ दिया गया। तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर जो इक़दाम उठाया गया है पार्लियामेंट की तरफ से वो क्या है, गैर कानूनी, गैर आइनी है और उसूलों के ख़िलाफ़ है। ये क्या कर सकता है, इट कैन अंडरमाइन, कंप्रोमाइज़ कर सकता है इस प्रिंसिपल का, तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। और नीचे मैंने वजाहत की है कि क्यों, देयर डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्पस ऑफ दिस सेपरेशन विच प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ सिंगल अथॉरिटी। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिंसिपल के क्या मकसद है, क्या पर्पस है, वो यही कि वो प्रिवेंट, बचाया जा सके एक अथॉरिटी में सारे इख्तियारात को जमा कर देना, यानी एक इदारे को बस मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए कि वो जो भी कुछ करे बस करे, कानून भी अपने लिए ख़ुद बनाए अपने मफाद के मुताबिक, और फैसले भी वो ख़ुद दे, और फिर वो एग्जीक्यूशन भी अपने मुताबिक ख़ुद करे। तो ये इस तरह के कंसंट्रेशन ऑफ पावर को बचाता है ये प्रिंसिपल। और यहाँ पर तो डिस्ट्रक्शन हुई है, तबाही हुई है, क्योंकि अदालत के अंदर ये घुस गए हैं, अब अदालत को ये डिक्टेट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। एंड टू प्रोवाइड चेक्स एंड बैलेंस विद इन सिस्टम एंड फेयर गवर्नेंस। और ये जो प्रिंसिपल है ये चेक एंड बैलेंस करता है कि हर इदारा अपने हुदूद में रह के काम करे, आज़ादाना तरीके के साथ और फेयर तरीके के साथ, मुनसिफाना तरीके के साथ, तो फिर सिस्टम चल सकेगा। बसूरत दीगर अगर इस प्रिंसिपल की वायलेशन हो गई तो सिस्टम कहीं नहीं चलेगा, तो सिस्टम कभी भी नहीं चलेगा। इसके बाद जो मैंने पॉइंट्स एराइज किए हैं उसमें मैंने मिसालें भी दी है कि पार्लियामेंट ने अपने मकासद के लिए किस तरह बिल पास कर दिया और उससे क्या फ़ायदा लिया। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में को प्रेजेंट करेंगे, लीगल डिस्कशन करेंगे उस पर।